यूपी सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए नई कौशल प्रशिक्षण योजना शुरू की है, जिससे मजदूरों की किस्मत बदलने की उम्मीद है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्मिकार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत श्रमिकों को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले चरण में गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर और झांसी में 20,000 श्रमिक प्रशिक्षित होंगे। प्रशिक्षण के दौरान मजदूरी नुकसान की भरपाई डीबीटी से सीधे खाते में होगी। प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रमाण पत्र मिलेगा, जो देश विदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाएगा। लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर इस वर्ष 24 से 26 जनवरी तक उत्तर प्रदेश दिवस का मुख्य आयोजन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों की समीक्षा बैठक में भव्य आयोजन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम सभी जनपदों, अन्य राज्यों और विदेशों में भी आयोजित हो। यूपी दिवस पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, प्रतियोगिताएं और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान किया जाएगा। साथ ही ओडी, ओपी, जीआई टैग उत्पादों और एक जिला एक कुजीन की शोकेसिंग होगी। मुख्यमंत्री ने माघ मेले की सुरक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी विशेष जोर दिया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत आउटसोर्सिंग पर नियुक्त अपात्र कोचिंग कोर्स कोऑर्डिनेटर से करीब 7 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी। जांच में सामने आया कि 48 पदों पर 2 वर्षों से अपात्र अभ्यर्थी कार्यरत थे, जिन्हें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्त किया गया। इस मामले में आउटसोर्सिंग कंपनी और अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने सभी आउटसोर्सिंग भर्तियों के सत्यापन के निर्देश दिए। संबंधित एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने की भी तैयारी है। साल के पहले दिन यूपी रेरा ने नोएडा, लखनऊ, मथुरा, बरेली और मेरठ की 7 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी है। करीब 416.94 करोड़ रुपए की लागत से इन प्रोजेक्ट में 1024 आवासीय और व्यावसायिक यूनिटों का निर्माण होगा। नोएडा में 2 व्यावसायिक योजना में 298 यूनिट, मथुरा में 2 आवासीय परियोजनाओं में 565 यूनिट बनेंगी। लखनऊ, बरेली और मेरठ में भी नई परियोजनाएं स्वीकृत हुई। यूपी रेरा का उद्देश्य पारदर्शिता और संतुलित विकास को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 5,272 पदों का चयन के लिए मुख्य परीक्षा 11 जनवरी को आयोजित की जाएगी। इसमें 4,892 पद सामान्य चयन और 380 पद विशेष चयन के अंतर्गत है। परीक्षा बरेली, लखनऊ और झांसी में होगी। आयोग ने शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों के परीक्षा जनपद की सूचना वेबसाइट पर जारी की है। वही विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक पदों की मुख्य लिखित परीक्षा का 1 फरवरी को होगी, जिसके लिए 1,32,000 से अधिक अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की पहली खेल यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में मार्च 2026 तक पूरी तरह तैयार होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2022 में इसका शिलान्यास किया था। करीब 700 करोड़ की लागत से 91.38 एकड़ में बन रही है। ये यूनिवर्सिटी लगभग 78% पूरी हो चुकी है। फिलहाल पढ़ाई और प्रशिक्षण अस्थायी परिसरों में चल रहा है। यहाँ आधुनिक खेल सुविधाएं, छात्रावास, एकेडमिक ब्लॉक और विभिन्न खेलों की ट्रेनिंग उपलब्ध होगी, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और करियर के नए अवसर मिलेंगे। यूपी पुलिस में 32,689 सिपाही पदों की भर्ती को लेकर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 3 साल की छूट देने की मांग तेज हो गई है। इस मांग के समर्थन में राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, निषाद पार्टी विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी और भाजपा विधायक दिनेश रावत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। विधायकों का कहना है कि पहले 3 साल की छूट का आश्वासन दिया गया था। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार के ओवरएज अभ्यर्थियों को राहत देने की मांग की है। यूपी में स्मार्ट मीटर को लेकर बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा अधिकार मिला है। नियामक आयोग की नई कास्ट डाटा बुक में स्पष्ट किया गया है कि उपभोक्ता प्रीपेड या पोस्टपेड दोनों में से किसी एक विकल्प को चुन सकते हैं। यह अधिकार विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) के तहत है। उपभोक्ता चाहे तो सिक्योरिटी राशि जमा कर पोस्टपेड कनेक्शन जारी रख सकते हैं। आयोग ने कहा कि उपभोक्ता की सहमति बिना प्रीपेड मोड लागू करना कानून का उल्लंघन है। इस फैसले पर उपभोक्ता परिषद ने संतोष जताया। उत्तर प्रदेश में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नियुक्ति के बाद योगी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार जनवरी-फरवरी 2026 में 6 नए मंत्री को शामिल किया जा सकता है, जबकि कुछ मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। कोर कमेटी बैठक में इस पर मंथन हुआ। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मंत्रिमंडल में वापसी संभव मानी जा रही है। मिशन 2027 को देखते हुए
जातीय और क्षेत्रीय संतुलन पर खास फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट व्यय को लेकर वित्त विभाग की समीक्षा की। उन्होंने बजट प्रावधान के सापेक्ष व्यय में धीमी प्रगति वाले विभागों को तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि समय से निर्णय लेकर योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए और हर स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो। केंद्र से मिलने वाले बजट के लिए मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली जाकर पैरवी करें। साथ ही 2026-27 के बजट की तैयारी अभी से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मकर संक्रांति के बाद योगी सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल और बीजेपी की नई ओबीसी प्लस रणनीति पर चर्चा तेज है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए को विस्तार देते हुए पीडीए प्लस के जरिए सवर्णों के जोड़ने की कोशिश में है। उधर बसपा प्रमुख मायावती को कांग्रेस से गठबंधन का सीक्रेट ऑफर मिलने की अटकलें हैं, जिससे सियासी समीकरण बदल सकते हैं। कानपुर देहात दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस और सपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अगर गांधी परिवार में जन्म न लेते तो नगर पंचायत अध्यक्ष भी नहीं बन पाते। मौर्य ने मतदाता सूची शुद्धिकरण को लोकतंत्र का महायज्ञ बताते हुए कहा कि इससे गुंडे माफिया और भ्रष्टाचारी राजनीति से बाहर होंगे। उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनावों में सपा और कांग्रेस एक एक सीट के लिए तरसेगी। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास और कंबल वितरण भी किया। प्रयागराज में नए साल 2026 के पहले दिन माघ मेला क्षेत्र श्रद्धालुओं से गुलजार हो गया। स्नान, दर्शन और भ्रमण के लिए बड़ी संख्या में लोग संगम पहुंचे। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने यातायात और पार्किंग का विशेष प्लान लागू किया। मेला क्षेत्र में ऑटो, ई रिक्शा और टेम्पो का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। कार और बाइक केवल निर्धारित 5 पार्किंग स्थलों पर ही खड़ी होगी। संगम नोस पर किसी भी वाहन की अनुमति नहीं। पुलिस ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्गों के पालन की अपील की है। संभल में शाही जामा मस्जिद से सटे कब्रिस्तान की जमीन को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। पैमाइश के बाद तहसील प्रशासन ने 22 मकानों और दुकानों में रहने वाले 48 लोगों को नोटिस जारी कर 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। नोटिस में सभी से कब्जे से जुड़े दस्तावेज पेश करने को कहा गया है। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने स्पष्ट किया कि जवाब संतोषजनक न होने पर अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी। नोटिस मिलने के बाद क्षेत्र में हलचल बढ़ गई है और मामले पर प्रशासन की कड़ी नजर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कानपुर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि चुर्क में पारा 4.6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का। लखनऊ में न्यूनतम 7.4 और अधिकतम 17.1 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहा। पिछुआ पवन, पहाड़ों से ठंडी हवा लेकरी के कारण मैदानी इलाकों में कोल्ड डे का असर दिखाई दे रहा है। 3 जनवरी को प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, लेकिन 4 से 5 जनवरी को घना कोहरा पड़ने की संभावना। अगले 2-3 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में हल्का उछाल आने से उत्तर प्रदेश के लोगों को भीषण ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।